नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीरीज़ कल से स्टार्ट हो चुकी है। 60 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू किसके, साइंस के। और इसमें क्या क्या है, 20 केमिस्ट्री के हैं, 20 फिजिक्स के हैं और 20 बायोलॉजी के। टोटल 60 क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी स्पेशल वीडियो है और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है। कल भी 60 क्वेश्चन का एक वीडियो डाला, जिसने वो नहीं देखा लास्ट में आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और इस 60 में से आपको टारगेट दिया सिर्फ 30 नंबरों का। 50% ही नंबर लेके आ जाओ तो पास हो जाओगे। चलो देखते हैं कौन कौन 30 नंबर सही कर पाता है। 30 क्वेश्चन। चीन के वैज्ञानिकों ने किस जानवर को पहली बार सफलतापूर्वक क्लोन कर लिया है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने बंदर को सफलतापूर्वक क्लोन कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थितियों में आमाशय के आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी श्लेष्मा जो है, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, जीवों के वर्गीकरण में डैश आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अथवा दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार है? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका अभिलक्षण। जीवों के वर्गीकरण में अभिलक्षण, आकृति अथवा व्यवहार का जो है विशेष प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस लेवल के हैं, बहुत ही टफ लेवल के हैं। यदि आपने 30 भी सही कर दिए तो बहुत हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में के दौरान एक घटना नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण ये नहीं होता है। बाकी तीनों चीज़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण नहीं होता है। जिसको बाकी तीनों पढ़ने हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशीय मोटी होती हैं डैश कहलाती हैं? तो सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशीय मोटी होती हैं उनको कोशिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी कोशिकाएं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है, रेयान निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेयान जो है आपका वो प्राप्त किया जाता है काष्ठ लुगदी से। ऑप्शन नंबर बी काष्ठ लुगदी से रेयॉन प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, चीन के वैज्ञानिकों द्वारा क्लोन किए गए 2 अभिन्न लंबी मूंछ वाले मैकाको के नाम क्या हैं? तो लंबी पूंछ वाले मैकाको के नाम क्या हो जाएंगे यहाँ पर सही आंसर इस प्रश्न के लिए? इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब झांग झांग नाम का एक है और एक हुआ हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चीन के वैज्ञानिकों ने 2 क्लोन किए हैं, झांग झांग और हुआ हुआ नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में करना सामान्य रूप से क्या कहलाता है? तो ये सामान्य रूप से आपका श्वसन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितने टफ क्वेश्चन का लेवल देखिए, पूछने का तरीका। श्वसन के बारे में पूछा है लेकिन घुमा के पूछा है। रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या है? तो रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य यहाँ पर क्या सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रंध्रों को खोलना तथा बंद करना दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कोशिकाओं का क्या कार्य क्या होता है? रंध्रों को खोलना और बंद करना दोनों। अवरोधनी पेशी द्वारा आमाशय में क्या नियंत्रित किया जाता है? तो अवरोधनी पेशी द्वारा आमाशय से भोजन का निकास को नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आमाशय से भोजन का निकास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जीवों का उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। तो जीवों का डैश उनके विकास का संबंधों का प्रतिबिंब, यहाँ पर डैश लगा जीवों का के बाद, सही आंसर हो जाएगा जीवों का आपका वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक डैश की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके हुए होती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? पश्चाब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पैरामीशियम में भोजन एक विशिष्ट स्थान तक पश्चाब की गति से पहुंचता है जो कोशिका को पूरी तरीके से ढके होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन रंग द्रव्य है?
तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन मनुष्य में श्वसन रंग द्रव्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें पूछा गया है पित्त रस द्वारा वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में खंडित किया जाना निम्नलिखित में से किसके समान है। तो पित्त रस द्वारा वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है उसको छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार सही आंसर हो जाएगा साबुन का इमल्सीकरण है, ऑप्शन नंबर ए साबुन का इमल्सीकरण जो है के समान है। जैसे साबुन में इमल्सीकरण होता है वैसे ही पित्त रस में बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें डैश में देखकर की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें पतली कॉर्क के टुकड़े में देखकर की थी, ऑप्शन नंबर बी पतला कॉर्क के टुकड़े में रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं को देखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के एपिथीलियमी ऊतक जो है वृक्कीय नलिकाओं तथा लार ग्रंथियों की नलिकाओं का निर्माण करते हैं जहां यह यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर सही है ऑप्शन नंबर आपका डी, घनाकार एपिथीलियन प्रकार के ऊतक रहते हैं। घनाकार एपिथीलियन के प्रकार के जो है ऊतक रहते हैं जो कि लाल ग्रंथिकाओं की नलिकाओं का निर्माण करते हैं और साथ ही वक्की नलिकाओं का निर्माण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, इसमें आपसे पूछा गया है फंजाई जगत के बहुत से जीवों की कोशिका भित्तियां डैश कहलाने वाली एक कठोर जटिल शर्करा से बनी होती हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फंजाई जगत की बहुत सी कोशिकाओं की भित्तियां बनी होती हैं, ऑप्शन नंबर काइटिन की, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। काइटिन एक कठोर और जटिल शर्करा है, काइटिन से बनी रहती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में आपका इलेक्ट्रॉन खोते हैं, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन खोते हैं, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होगा तो उसको कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, नाइट्रोजन की खोज किसने की है? तो नाइट्रोजन की खोज का श्रेय जाता है आपका रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है हेमाटाइट डैश का एक अयस्क खनिज है। तो हेमाटाइट जो है वो आपका आयरन का अयस्क या खनिज है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आयरन। अगला क्वेश्चन देखिए, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पीवीसी का पूर्ण रूप आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पॉलीविनाइल क्लोराइड इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम डैश बेंजीन की इस तरह के रिंग होते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें जो है आपका कम से कम ऑप्शन नंबर एक जो है बेंजीन की तरह रिंग होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है क्रोमाइट डैश का अयस्क है। तो क्रोमाइट आपका जो है क्रोमियम का अयस्क कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? तो अल्फा कणों के बारे में ऑप्शन नंबर बी असत्य है, उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है। तो अल्फा कणों की उच्च भेदन क्षमता नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है गलत है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की एक विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए इनमें हाइड्रोजन का जुड़ना शामिल है। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में हाइड्रोजन नहीं जुड़ते, ये जो है ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फिरोजा डैश का एक खनिज अयस्क है। तो फिरोजा जो है वो कॉपर का एक खनिज अयस्क है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कॉपर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, कॉपर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक कार्य जो है संक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर डी संक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित करना, ये जो है उत्प्रेरक का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आप क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाएंगे तो कांच को क्रोमियम ऑक्साइड से हरा रंग मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन तंतुओं का उपयोग वृक्षों के बाल बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से नायलॉन 66 के तंतुओं का उपयोग वृक्षों के बाल बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अम्ल डैश लिटमस पेपर को डैश में बदल देता है। तो एक अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में बदल देता है, ऑप्शन नंबर सी नीला लिटमस पेपर से लाल हो जाएगा एक अम्ल से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान और
डैश का द्रव्यमान एक समान होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक समान होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो विलयन में से यदि आपको विलय को विभक्त करना हो तो आपको वाष्पीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉक्साइड का अयस्क या खनिज कौन सा है? तो बॉक्साइड का अयस्क या खनिज आपका यूरेनियम यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम है बॉक्साइड का अयस्क या खनिज। अगला क्वेश्चन देखिए, समभारकों में डैश होता है? तो समभारकों में आपका समान भार संख्याएं होती हैं किंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपका मेलाकाइट डैश का एक अयस्क या खनिज है? तो जो मेलाकाइट है वो आपका कॉपर का अयस्क या खनिज होता है। ऑप्शन नंबर डी कॉपर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेलाकाइट के लिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया कांच को भी डैश कहा जाता है? तो कांच को भी क्या कहा जाता है? कांच को अति शीत द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कांच के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंटेन के संरचनात्मक समावयवी कितने होते हैं? तो पेंटेन के डैश संरचनात्मक समावयवी होते हैं, उसमें सही आंसर आ जाएगा डैश में आपका 3 जो है समावयवी होते हैं, संरचनात्मक समावयवी। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो ताजे पानी का हिमांक बिंदु आपका 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है आपेक्षिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो एक वास्तविक गैस ऑप्शन नंबर बी दाब निम्न हो और ताप उच्च हो, है ना, प्रेशर कम हो और टेम्परेचर हाई हो तो वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में कार्य कर पाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। ऑप्शन नंबर ए तारों के तापमान पर तारों का रंग निर्भर करेगा। देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? तो देहली आवृत्ति जो है आपकी जिसके नीचे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाशीय फाइबर काम करता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय के मुंह द्वारा निर्विष्ट किया जाता है। अब आपको ये बताना है इसमें अंतर्विष्ट क्या है, अंतर्विष्ट क्या होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाशिक फाइबर या रेशा जो है वो अंतरिष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी काला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? तो इंद्रधनुष की रचना यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का पहले अपवर्तन उसके बाद परावर्तन से होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो संक्रमण आयन जो है दृश्य क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में जो है चमकीले रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आपका होता है व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी छोटी चमकीली तेलीय परतों में जो है चमकीले रंग दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, शब्द इंसोलेशन या आतपन का अर्थ क्या होता है? तो आतपन का अर्थ होता है आपका आने वाली सौर विकिरण, इसको इंसोलेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ध्रुवित की जा सकती हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश तरंगों का ध्रुवण हो सकता है, बाकी तीनों का नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी
राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देखिए, इसमें पूछा गया है सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समयावधि कितनी होती है। तो सेकेंडों की लोलक की समयावधि 2 सेकंड होती है। ठीक है, ऐसा बना रहता पेंडुलम, एक बार इस तरफ जाएगा एक बार इस तरफ जाएगा, तब जाके 2 सेकंड की अवधि होती है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो रडार का प्रयोग यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान और उनका पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है मानव शरीर में विभिन्न विकिरण एक्स किरणें और जो है आपकी गामा किरणों आदि के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है। तो किरणों के कारण हुई जो क्षति होती है हमारे शरीर में, उसको मापने के लिए क्या होता है, उसको मापने के लिए आपका रैम नाम की यूनिट होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, रैम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या होती है। तो ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट जो शोर की यूनिट होगी वो ध्वनि प्रदूषण की भी होगी। ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। क्वेश्चन नंबर देखिए 58, गतिपालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। तो गतिपालक चक्र जो है, क्योंकि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, इसलिए गतिपालक चक्र भाप इंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान कितना होता है। तो किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वेग बढ़ेगा तो उसके साथ साथ आपका जो है कण का द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। और ये है आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसमें केवल 2 ऑप्शन दिए हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। एक जगह में ऊपर किनारे पर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर भरा है, इसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो उस पर जग के जो पानी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एक ये जग है आपका, ठीक है, इसमें आपने पानी भरा है ऊपर तक और इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा भी तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाहर गिरने लगेगा कि वही रहेगा। 2 ऑप्शन है, 2 में से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर देना है। दूसरा वीडियो जिसने नहीं देखा, आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, नहीं होगा तो हमारे चैनल पर चले जाइए। चैनल पर आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। कितने क्वेश्चन सही गए करीब करीब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज चैनल पर पहली बार कौन आया है वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।